नोएडा में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर प्रॉपर्टी फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद एक्सप्रेसवे या एफएनजी एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी के बूते पर बेची जाती है। पिछले 20 सालों से ये एफएनजी एक्सप्रेसवे महज कागजों की ही शोभा बढ़ा रहा है, लेकिन अब इसके काम में कुछ हरकत देखी गई है जिससे लोगों में उम्मीद जागी है। तो चलिए एफएनजी एक्सप्रेसवे के आसपास की प्रॉपर्टी बाजार का जायजा लेते हैं वसुधा शर्मा के साथ। एफएनजी एक्सप्रेसवे ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली है। 1000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को अब पूरा करने के लिए पूरा दल बल लग चुका है। 90 के दशक में इसे बनाने का फैसला लिया गया, लेकिन फरीदाबाद वाले हिस्से को शुरुआत में ही रद्द कर दिया गया। लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने एफएनजी कॉरिडोर को अपने मास्टर प्लान से बेदखल नहीं किया और अब 20 साल बाद इन ऊंची ऊंची रिहायशी इमारतों के बीच एफएनजी एक्सप्रेसवे को अब नए अवतार में नक्शे पर उतारा जा रहा है। गाजियाबाद नोएडा लिंक रोड, ये सेक्टर 118 में है यहाँ, और ये अर्थवर्क का एम्बैंकमेंट वर्क 90% हो चुका है। कंपैक्शन चल रही है, मशीनरी लगी हुई है। 75 मीटर चौड़ी और 21 किलोमीटर लंबी इस सड़क की शुरुआत नोएडा के सेक्टर 63 से होगी। ये सड़क सेक्टर 121, 113, 118, 119, 120, 143 और 143B से होकर गुजरेगी और सेक्टर 168 में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे तक जाएगी। लेकिन इस एफएनजी एक्सप्रेसवे को बनाना नोएडा अथॉरिटी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। जिस जमीन पर इस सड़क को बनाना था, उसे पिछले 20 सालों में भूमाफिया हड़प गया है। हालांकि नोएडा में जमीन लीज होल्ड ही होती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ छोटे मोटे बिल्डरों ने लोगों को प्लॉट बेच दिए हैं। अब नोएडा अथॉरिटी का एंटी इंक्रोचमेंट सेल लगातार इन गैर कानूनी कॉलोनियों को हटाने की कवायद में जुटा है। एफएनजी एक्सप्रेसवे का ये शुरुआती हिस्सा जो NH24 के पास से शुरू होता है, अभी नया बना है, लेकिन कुछ किलोमीटर आगे जाते ही कुछ ऐसे हिस्से आ जाते हैं जो अभी तक अधिग्रहण के इंतजार में हैं। और आखिर में सेक्टर 168, यहाँ तो काम शुरू ही नहीं हुआ है। यहाँ पर कोर्ट के स्टे होने की वजह से काम ठप है। हमारे किसान लोग भी समझ रहे हैं कि इस हाईवे की शहर के लिए क्या उपयोगिता है, तो उसके संदर्भ में सभी लोग लगभग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों के जो घर बने हुए थे, आबादियां थी, उनके विस्थापन का कार्य भी प्राधिकरण ने शुरू कर दिया है, तो उससे अन्य किसानों का भी जो विरोध है वो लगभग कम हो रहा है। एफएनजी एक्सप्रेसवे से करीब 45 रिहायशी प्रोजेक्ट्स को फायदा होगा। करीब 31,900 घर इस इलाके में हैं, जिनमें से 7,680 अभी भी बिकने हैं। एफएनजी कॉरिडोर पर प्रॉपर्टी का भाव इस वक्त औसतन 5,010 रुपए प्रति वर्ग फुट है। 2011 से पिछले साल के अंत तक दामों में सालाना करीब 20% की बढ़त देखी गई है। बहुत ही बढ़िया बात है कि ये लिंक रोड अब बन जाएगा। यहाँ पे अलॉटीज़ को तो फ़ायदा होगा ही, ट्रैफिक भी आसान हो जाएगा और इन एरियाज में आगे चलकर बढ़ोतरी भी होगी। नोएडा से वसुधा शर्मा की रिपोर्ट, NDTV। तो चलिए इस विषय पे और चर्चा करते हैं। अशोक गुप्ता हमारे साथ हैं, MD अजनारा इंडिया लिमिटेड से, और श्री ध्रुव खन्ना, प्रिंसिपल LJ हुकर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, आपसे शुरू करते हैं। एफएनजी एक्सप्रेस वे पे जो काम शुरू हुआ है, या मैं ये कहूंगा काम ने जो तेजी पकड़ी है, उससे बिल्डरों में कितना उत्साह है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसके आसपास का बाजार है, जहां पर काफी समय से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते रहे, बेचे जाते रहे, वहां पर अब और कितनी तेजी देखी जाएगी? देखिए, ये एफएनजी जो रोड है, अगर ये बन जाता है, जो कि नोएडा अथॉरिटी इस पे पूरी जोर से लगा हुआ है इस पे, तो मेरे ख्याल से ये एक नोएडा गाजियाबाद वालों के लिए भी लाइफलाइन होगी, क्योंकि अभी किसी को अगर यमुना एक्सप्रेसवे या नोएडा एक्सप्रेसवे जाना पड़ता है तो सारा एरिया पूरा कवर करने के बाद में ही जाना पड़ता है। लेकिन अगर ये चालू होने के बाद में आदमी 5 मिनट के अंदर में नोएडा एक्सप्रेसवे पे पहुंच जाएगा। जी ध्रुव, मुझे तो लगता है कि दिल्ली NCR का सारा प्रॉपर्टी बाजार बस एक्सप्रेसवेज की ही बलबूते पर चल रहा है, कोई ना कोई एक्सप्रेसवे। तो आपको क्या लगता है कि जब भी कोई ऐसी सुगबुगाहट उठती है तो कितना असर पड़ जाता है वहाँ के प्रॉपर्टी बाजार में? असर तो ज़रूर पड़ता है अंजलि। लोकल कम्युनिटी में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा होता है, एक्सप्रेसवेज आते हैं, कनेक्टिविटी बेटर होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधाएं आती हैं किसी एरिया में, तो प्राइसेस पे डेफिनेटली उसका असर पड़ता है। लेकिन इसमें मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जैसे
अगर आप इक्विटी वैल्यूएशन की बात करें तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो का। उसका मतलब सिंपल तरीके से ये है कि फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए करंट प्राइसेस या करंट वैल्यूएशन करी जाती है। सो सिमिलरली प्रॉपर्टी के मामले में भी फ्यूचर में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या क्या ग्रोथ पोटेंशियल उस एरिया में आ रही है, उसका आज प्रॉपर्टी प्राइसेस पे फ़र्क पड़ता है। सो इसमें ये देखने वाली एज अ बायर अगर हमारे जो दर्शक हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर फ्यूचर में कोई जैसे एफएनजी कॉरिडोर की डेवलपमेंट हो रही है तो और 20 साल से ये चर्चा चल रही है उस एरिया में, तो उसका ऑलरेडी कुछ हद तक प्राइसेस एस्केलेट उस बेसिस पे हो चुके हैं। तो फ्यूचर में या अगले 1 साल में 2 साल में अगर कोई इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है तो ये ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी है, और उसमें कितनी एस्केलेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये तो टाइम ही बताएगा हमें। ध्रुव, मैं यही सवाल आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा कि जो लोग एक प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट के आने की उम्मीद में एक जगह पे पैसा लगाते हैं, उनको किस प्रकार के रिस्क फैक्टर से जूझने को तैयार रहना चाहिए? जैसे कि हम एफएनजी के एक्सप्रेसवे की बात करें, 20 साल से वैसे ही फाइलों में अटका हुआ था, अब काम शुरू हुआ है, लेकिन जैसा कि हमने दिखाया कि कुछ लैंड ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जहां पर अभी भी अधिग्रहण नहीं हुआ है और पता नहीं कितने समय तक ये अधिग्रहण पूरा हो सकता है। तो एक रिस्क फैक्टर या एक रिस्क बफर कितना लेके चलना चाहिए एक निवेशक को जब वो ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश करें? आशुतोष, इसका एक स्टैंडर्ड जवाब नहीं हो सकता। जो बायर है उसको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा लोकल एरिया में जाके समझने का, पिछले 5 साल में 4 साल में किस तरह की डेवलपमेंट हुई है वहाँ पर। जैसे हम जब बायर से कभी डिस्कशन करते हैं तो हम उस एरिया के बारे में डिस्कशन करते हैं कि उसमें ज़मीन के प्राइसेस क्या हैं, उस एरिया में ज़मीन के प्राइसेस किस तरह से बढ़े हैं या किस तरह से मूव हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में, और अगले कुछ सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो किस तरह से एक्सपेक्टेड है। और सबसे बड़ा एक जो हमारी कंट्री में चैलेंज है वो है एग्जीक्यूशन का। हम प्लानिंग और रीप्लानिंग करते रहते हैं। जैसे एफएनजी के को आप देखेंगे 1993 में ये कंसेप्चुलाइज हुआ था, 98 में हरियाणा सरकार ने हाथ खींच लिया अपने, अब जाके हम 2014 में बैठे हैं, ऑलमोस्ट 21 साल के बाद अब हम वापस इसको डिस्कस कर रहे हैं, और ये खाली 21 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है। बाहर के देशों में आप देखेंगे ये इस टाइप की एग्जीक्यूशन आपकी 6 महीने में ये पूरा तैयार हो जाता है। सो एग्जीक्यूशन इज अ बिग फैक्टर जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देखते हैं, और वो पूरी मार्केट को स्लो कर देता है, स्लो एग्जीक्यूशन। जी, तो यानी जितने किलोमीटर हैं उतने ही साल हम लोगों ने गुजार दिए हैं इसकी बात करते करते। लेकिन अशोक साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि असर तो पड़ता है जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आता है, तो पिछले कुछ सालों में आपने किस तरह का बदलाव आते हुए देखा है इस एरिया में, इस मार्केट में? क्या था और अब कैसा है? देखिए, एफएनजी में जो भी हम लोग अभी देख रहे हैं, एफएनजी में इसमें काफ़ी तेज़ी है, क्योंकि एफएनजी बना भी रहे हैं, और एफएनजी के बगल में पहले देख रहे थे वहाँ पे कोई फ्लैट बायर नहीं आया करता था, और अभी जो वहाँ पे कस्टमर अभी आना जाना काफ़ी हो गया है। जैसे 118 की तरफ हम चले हैं, 118 सेक्टर पे एम्ब्रोसिया के नाम से लॉन्च हुआ है, तो वहाँ भी अभी कस्टमर काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और उस परचेज करना चाहते हैं फ्लैटों को वहाँ पर। तो अशोक, जो निवेशक आते हैं क्या वो एंड यूजर हैं या वो केवल निवेश के मकसद से यहाँ पर यूनिट खरीद रहे हैं? क्योंकि काफी तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं और ज्यादातर नोएडा का बाजार और खासकर एफएनजी पे अभी भी काफी सारे एंड यूजर्स की नजर है। जो ये नोएडा में जो पिछले कुछ सालों में एप्रिसिएशन हुआ है, इस एरिया में इतनी एप्रिसिएशन नहीं हुई है, तो वो इस प्राइस आर्बिट्राज का फायदा उठाना चाहते हैं। तो जो क्वेरीज आ रही हैं वो ज्यादा एंड यूजर की हैं या ज्यादा इन्वेस्टर्स की हैं? नहीं, ज़्यादातर यहाँ पर एंड यूज़र ही आता है। अभी ऐसा कोई नहीं कि फाइनेंस को लेकर कोई आ रहा है, क्योंकि अभी आज की डेट में नोएडा में प्राइसेस बहुत नीचे हैं, अभी कोई ज़्यादा हाई नहीं है। तो यहाँ पर अभी जो लोग आ रहे हैं एंड यूज़र ही आ रहे हैं ज़्यादातर। आशुतोष जी,